हर साल की तरह इस साल भी 24 मार्च को गांव देवी की यात्रा थी, इसलिए हमें गांव जाने का मौका मिला। खेड़ से मेरे गांव जाने में करीब 4 घंटे लगते हैं। गांव बहुत पिछड़ा हुआ है और अब भी वहां बिजली नहीं है। बस्ती भी बहुत कम है। मैं, मेरी माँ और पड़ोस के चाचा चाची, हम 4 लोग कार से गांव जाने के लिए निकले। सुबह करीब 11 बजे हम गांव देवी के मंदिर पहुंचे। देवी को चढ़ावा चढ़ाया और कुछ समय रुकने के बाद गांव में अपने घर की ओर चल पड़े। गांव के दोस्तों से पता चला कि गांव में पहली बार डांबर रोड बन रहा है, इसलिए हम देख रहे थे कि क्या जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता मिल सकता है। कुछ दूरी जाने के बाद हमें एक व्यक्ति मिला। उससे हमने गांव के रास्ते के बारे में पूछा। उसने कहा कि रास्ते का काम अब भी चल रहा है, आप रघुवीर घाटा के रास्ते से जाए। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता था कि उस घाटे से हमारे गांव जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उन्हें बताया भी, लेकिन फिर सोचा कि शायद अस्थायी रूप से कोई रास्ता बना हो, इसलिए ज्यादा सोचे बिना हम घाट के रास्ते पर निकल पड़े। वह रास्ता बहुत संकरा और सुनसान था। मैंने पहले कभी वह रास्ता नहीं देखा था। एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। किसी 4 व्हीलर को मोड़ लेना भी संभव नहीं था, इतना संकरा रास्ता। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए करीब 1 घंटे में हम गांव पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हमने पड़ोसियों को पूछा कि हमारे मुख्य रास्ते का निर्माण कब होगा। वह दूसरा रास्ता जिससे हम आए वो तो बहुत भयानक था। तब उन्होंने पूछा, कौन सा रास्ता? हमारे रास्ते का काम तो 1 महीने पहले ही खत्म हो गया है। हम थोड़े हैरान हो गए। उस व्यक्ति ने हमें झूठ क्यों बोला, इस बारे में सोचने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। दोपहर का खाना खत्म करके फिर हम यात्रा में घूमने निकल पड़े। मां को अगले दिन छुट्टी नहीं थी, इसलिए हमने रात में ही लौटने का फैसला किया। खाना खत्म करके निकलते निकलते करीब 11 बज गए। न जाने क्यों, लेकिन वापसी में हमने फिर उसी रास्ते से जाने का फैसला किया। लगभग 1 घंटे के बाद हम उस भयानक संकरे रास्ते पर पहुंच गए। तभी मेरी नजर अचानक सड़क के किनारे गई और मैंने गाड़ी रोक दी। एक बहुत ही आकर्षक सफेद खरगोश हमारी ओर देख रहा था। बिना कुछ सोचे समझे मैं सीधा गाड़ी से नीचे उतरा और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। मां आवाज दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ भी होश नहीं था। वह खरगोश जंगल की ओर जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। आखिरकार हम एक पेड़ के पास पहुंचे। मैं उसे पकड़ने ही वाला था, तभी 2 लोग बाइक पर आए और मुझे रोका। मैं कुछ कहने वाला था तो उन्होंने मुझे पूछा, इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें खरगोश के पीछे आने की बात बताई। इस पर उन्होंने कहा, अरे पागल, वह खरगोश नहीं, वह एक चुड़ैल है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वे आगे बताने लगे, देखो यहां से कुछ दूरी पर हमारी बस्ती है। हमें रात में बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन कभी हम उनके रास्ते में नहीं जाते। अगर तुम उसे पकड़ लेते तो बच नहीं पाते। कुछ साल पहले एक वाहन दुर्घटना में पूरा परिवार मारा गया था। उसमें एक महिला बची थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके परिवार का कोई नहीं बचा तो उसने भी जान दे दी। वह कई लोगों को दिखती है, कभी घायल अवस्था में तो कभी अलग अलग रूपों में, जैसे आज तुम्हें खरगोश के रूप में दिखी। हमने समय पर आके तुम्हें सावधान कर दिया, इसलिए तुम बच गए। कुछ दिनों पहले ही यहाँ एक आदमी की मौत हुई थी। मैं डरे हुए हालत में वापस लौटा और गाड़ी में बैठ गया। माँ बहुत गुस्सा थी।
लेकिन हुई घटना के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हम सुबह घर पहुंचे। सच कहूं तो वो 2 लोग देवता के रूप में वहां आए थे। मां ने देवी से प्रार्थना की थी और उसी ने हमें इस संकट से बचाया। हेलो, बोल राहुल, आज आ रहा है ना अड्डे पर? राहुल ने कहा। हाँ, आ रहा हूँ, लेकिन आदित्य कहाँ गया है? अरे वो अपने मामा के यहाँ गया है, राहुल ने कहा। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया। आजकल के समय में 8 से 10 घंटे रोज मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत हैं। मैं और मेरा दोस्त राहुल भी उनमें से ही है। कॉलेज की छुट्टियां पड़े कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन हम दोस्त हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते थे। इसलिए आज भी अड्डे पर जाने का प्लान बना। करीब 10:30 बजे मैंने निकलने का तय किया। जिस रास्ते से मैं कॉलेज के अड्डे पर जाता हूं, उसी रास्ते पर मेरा दोस्त राहुल भी रहता है। हाँ, लेकिन उस रास्ते से पहले उसके घर की दिशा और मेरे घर की दिशा विपरीत है, इसलिए हम अलग अलग रास्तों से घर जाते हैं। एक अजीब बात यह थी कि मैंने उस रास्ते के बारे में कई लोगों से अफवाहें सुनी है कि उसी रास्ते पर एक आदमी का मोबाइल इस्तेमाल करते हुए एक्सीडेंट हो गया था। तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी, क्योंकि वो मोबाइल में व्यस्त था और उसका ध्यान आसपास नहीं था। वह मौके पर ही मर गया। उस घटना के बाद से ही उस रास्ते पर इसी तरह के एक्सीडेंट बार बार होने लगे। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि इस रास्ते पर इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। एक और बात पता नहीं रह गई कि मरने वाले आदमी के पास हमेशा उसका मोबाइल पड़ा होता है और स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में एक मैसेज होता है, मोबाइल बहुत बुरा, मोबाइल से जान जाती है। इसके बारे में मुझे दोस्तों और इलाके के अन्य लोगों से कई बार सुनने को मिला था। इसलिए मैं उस रास्ते पर रात में जाने से कतराता था। लेकिन आज दोस्तों ने थोड़ा देर से अड्डे पे बुलाया था, इसलिए जाना जरूरी हो गया था। जब मैं अड्डे पर पहुंचा तो मेरा दोस्त राहुल पहले से ही वहां बैठा था। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह सिर झुकाए मोबाइल में कुछ कर रहा था। जब मैं पहुंचा तो करीब 11 बज रहे थे। मैं उसके पास आकर बैठा और कहा, अरे राहुल, जल्दी से हॉटस्पॉट चालू करना। वैसे भी दोस्तों का इंटरनेट लेने का अलग ही मजा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वह आज सामान्य नहीं लग रहा था। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ समय बाद मेरा ध्यान आसपास के इलाके पर गया और मुझे आश्चर्य हुआ। जब मैं आया था तो रास्तों पर हलचल दिख रही थी, लेकिन अब दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 1 बज रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव है। मैंने घर से निकलने से पहले मोबाइल में देखा था तो 11 बज रहे थे और अड्डे पर आने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। यहां आकर मुझे आधा घंटा हो गया है, इसलिए 11:30 होने चाहिए थे, लेकिन घड़ी में 1 बज रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैंने जल्दी से मोबाइल देखा। मुझे एक मैसेज आया था। उसे पढ़कर मेरा ध्यान राहुल की ओर गया। उसके आने के बाद से मुझे उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। सिर झुकाए बैठे होने के कारण उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन अब उसका ध्यान खींचने के लिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरी तरफ देखा और उसी क्षण मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा।
जिसे मैं अपना दोस्त राहुल समझ रहा था वह राहुल था ही नहीं। वह वही आदमी था जिसका उस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं डर से कांपने लगा। बिना सोचे समझे मैं घर की तरफ भागा। वह आदमी तेजी से मेरे पीछे आ रहा था। वह दौड़ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे समझ में आ गया कि इसी रास्ते पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी सीमा खत्म होने तक वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अपनी पूरी ताकत जुटाकर मैं जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ रहा था। तभी कुछ दूरी पर मुझे कोई व्यक्ति रास्ते पर गिरा हुआ दिखा। शायद फिर से कोई एक्सीडेंट हुआ था। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। शरीर में झंझनाहट होने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त राहुल था। उसके पास मोबाइल पड़ा था और स्क्रीन पर वही मैसेज था, मोबाइल बहुत बुरा, मोबाइल से जान जाती है। उसकी यह हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल में होश में आया। लेकिन अब दौड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी मुझे मेरी माँ का फोन आया। मैंने दौड़ते हुए फोन उठाया और रोते हुए ही बोलने लगा, लेकिन उसी हड़बड़ी में मेरा फोन कट गया। मेरे मन में ख्याल आया कि यह सब मोबाइल की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे फेंक देना चाहिए। मैंने मोबाइल पर एक नजर डाली और सामने देखा। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। गाड़ी मेरे ऊपर से निकल गई थी। मैं दर्द से तड़प रहा था और खून बहने के कारण मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो लोग मेरे आसपास जमा थे। पुलिस भी आ गई थी। पास पड़े मोबाइल की तरफ मेरा ध्यान गया और उसमें वही मैसेज था, मोबाइल बहुत बुरा, मोबाइल से जान जाती है। तभी एक पुलिस वाले की बात मेरे कानों पे पड़ी। इस रास्ते को दुर्घटना क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए सर। सामने की एम्बुलेंस में राहुल का शव रखा जा रहा था। शायद पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा होगा। मैं उस दिशा में बढ़ ही रहा था, तभी मेरी माँ वहां आई और जोर से मेरा नाम पुकारा, क्योंकि वह शव राहुल का नहीं बल्कि मेरा था। मेरी आत्मा शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी, लेकिन आज भी मैं रास्ते पर ही हूं, इंतजार करता हुआ। कोई उस रास्ते पर मोबाइल लेकर आए और मैं उसे समझाऊं कि मोबाइल बहुत बुरा है, मोबाइल से जान जाती है।